Hello students, I am Shilpi Singh Bhadoria. I welcome you all in my channel Dr. Shilpi Singh Bhadoria. So let's start chapter 4 from civics, that is understanding laws. So students, today we are going to study the chapter 4 from civics, understanding laws. So in this chapter we will learn about laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. मीन्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ लॉज के बारे में हम फेमिलियर हैं कुछ लॉज से, जैसे कि एक शादी की क्या एज होनी चाहिए, क्या एज होती है कि कोई व्यक्ति वोट कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको किस तरह से डील करना चाहिए, इन सब के लिए अलग अलग लॉज बनाए गए। We now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws that are unpopular or controversial? What should be a citizen do under such circumstances? मीन्स हम इतने सारे लॉज के बारे में जानते हैं, मतलब फैमिलियर हैं, तो क्या जो कहते हैं कि लॉज हैं कहाँ बनते हैं, ज्यादातर कौन रिस्पॉन्स है, पार्लियामेंट में लॉज बनाए जाएंगे। कि कौन है इसका इंचार्ज, पार्लियामेंट इज द इंचार्ज ऑफ और मेकिंग लॉज। सो डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, कि सारे के सारे जो रूल्स बनते हैं, लॉज है, वो क्या सभी पे एक जैसे अप्लाई होते हैं क्या? एंड हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, नए लॉज कैसे बनाए जाते हैं? क्या कुछ ऐसे लॉज भी हैं जो अनपॉपुलर हैं, कंट्रोवर्शियल हैं? या व्हाट शुड बी एज सिटीजंस डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, जब ऐसी परिस्थिति हो तो एज अ सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? तो हम इनके बारे में, सबके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। So do laws apply to us? So let's start. Read the following situation and answer the question that follow. A government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. अब यहाँ पे एक छोटे सी इंसिडेंट दिया है जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे को छुपा रहा है, उसका बेटा है उसको छुपा रहा है क्योंकि उसने कुछ ऐसा क्राइम किया है जिसके कारण उसको 10 साल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, सजा सुनाई, कमिट क्या किया, इसको क्राइम जो उसने किया उसके लिए 10 साल के लिए उसे जेल में रहना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये सही कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहा है, अपने बेटे को बचा रहा है, तो वो क्या सही कर रहा है? जस्ट क्यों? क्योंकि उसके फादर कैसे हैं, एक तो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है और पॉलिटिकली भी काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को बचा लें। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लॉस के बारे में। और लॉस कैसे होते हैं, जो लॉस तभी सक्सेसफुल है, नियम वही सही है जब वो सब पर एक जैसा इम्प्लीमेंट हो। The above is a clear case of the violation of law, as you read in Unit 1. Members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. अब ये ऊपर जो हमने एक इंसिडेंट पढ़ा, ये क्लियर कट केस क्या है कि वायोलेशन ऑफ लॉ मीन्स नियम के उल्लंघन का केस है ये। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसमें बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि देयर शुड बी नो आर्बिट्री ऑफ पावर इन दी इंडिपेंडेंट इंडिया, मीन्स सबके लिए लॉज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. इसीलिए उन्होंने इस तरह के कई क्या किए हैं कि स्टैब्लिश किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स, प्रोविजंस डाले हैं, जिसका क्या मतलब है कि रूल्स फॉर लॉ जो है लॉ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। The most important of these was all of the person in the independent India are equal before the law. और इस सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी भी इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में कैसे हैं, सब बराबर है। The law cannot discriminate between person on the basis of their religion,
कास्ट और जेंडर। जो लॉ या नियम है वो कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसके बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे। What the rule of law means is that all law apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of country is above the law. When we are talking about the law, the rule of law, what does it mean? It means that all laws apply equal to all citizens of the country, whether he is rich or poor, he is Prime Minister of India, he is a government officer, means to all the laws were applied equally. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. और किसी ने अगर कोई क्राइम किया है, वायोलेशन ऑफ लॉ मीन्स नियम का कोई उल्लंघन किया है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक, एक प्रिस्क्राइब मतलब पहले से बताया गया प्लान किया है, स्पेसिफिक है कि इसको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर किसी ने चोरी की तो चोरी के लिए पनिशमेंट होगा, किसी ने किसी को मारा है तो उसके लिए ये पनिशमेंट होगा। मीन्स सभी के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए कि अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया तो उसके लिए, चाहे वो फिर कोई भी हो, whether he is a wealthy person, he is a poor man, he is a prime minister of India or he is a president of India, whatever, but rules or laws apply equally to all. But was it always like this? लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कभी कि क्या सारे रूल सब पर एक जैसे इक्वली होते हैं कि इक्वली अप्लाई होते हैं? अब जैसा हमने पहले एक कभी शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो एक इंसिडेंट क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, ऑफिसर वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि क्या उसको 10 साल की सजा हो गई है, किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू। लेकिन वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चे को हम कैसे सेव कर ले, कैसे बचा सके। In ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administering these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized, and the slowly began to change as this system of law began to further evolve during the colonial period. अब हम जिसकी बात कर रहे हैं कि पुराने समय में, एशियंट हिस्ट्री, एशियंट की बात करते हैं, पुराने समय में ऐसा नहीं था। कई बार ऐसा देखा गया है कि वहां पे कोई भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो तब था नहीं, तो इसलिए क्या करते थे कि एक ही क्राइम, एक जैसा किसी ने क्राइम किया है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं, जैसे आज हम कहते हैं कि अगर एक क्राइम किया है वो चाहे कोई भी हो उसके लिए पनिशमेंट एक जैसी होगी, लेकिन जब हम अपने पुराने समय में बात करें पुराने की, तब ऐसा नहीं था। कैसे थे कि वो पनिशमेंट अलग अलग हो सकते थे और उसके बेसिस भी अलग अलग होंगे। इट में भी किसके, जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकते थे, कास्ट के बेसिस पे होते थे। मीन जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको थोड़ा हार्श पनिशमेंट दिया जाता था इन कंपैरिजन टू अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके। और द स्लोली बिगेन टू चेंज, लेकिन धीरे धीरे कब चेंज होने लगा, जब कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ इंडिया में, अंग्रेज जब इंडिया में आए, तो ये रूल्स जो पहले थे ना कि अलग अलग तरह का पनिशमेंट देना एक ही जैसे क्राइम के लिए, इसमें थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट who introduced the rule of law in India. Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include first, that colonial rule was arbitrary, and second, that of the Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. अब ज्यादातर जो हमारे हिस्टोरियंस उनका क्या था कि लोगों का मानना ये था कि जब कॉलोनियल इंडिया पीरियड इंडिया में शुरू हुआ, अंग्रेज जब भारत में आए, तो जो रूल ऑफ लॉ है वो कौन लेके आए, ब्रिटिशर्स लेकर आए, लोगों का मानना है। लेकिन हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इसको नहीं मानते, वो क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज से कि नहीं, क्यों, उसके दो रीजन देते हैं। एक रीजन तो ये देते हैं कि पहला रीजन तो ये था कि जो ब्रिटिश रूल है या कॉलोनियल रूल है वो कैसा था, आर्बिट्री था। और सेकेंड रीजन देते हैं कि नेशनल
इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। कि इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसको रूल ऑफ लॉ लाने के लिए। वन एग्जांपल ऑफ द arbitrariness that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870। अब उसका एक और एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर सपोज कीजिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स लेकर आए रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये सही नहीं क्यों, क्योंकि उसका एक एग्जांपल है कि वो कौन सा है, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। इसमें क्या था, the idea of sedition was very broadly understood within this act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। अब कैसे पता, अगर रूल सबके लिए बराबर थे तो फिर ब्रिटिशर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल दिया गया है कि जो सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन किसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके क्रिटिसाइज करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको अरेस्ट कर लेगी बिना किसी उस पर कैसे कोई केस नहीं चलाया जाएगा, कोई उस पर केस नहीं होगा, विदाउट ड्यू ट्रायल कोई केस नहीं चला जाएगा, सीधा उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। और ये इंडियन नेशनलिस्ट रूलर्स ही थे जिन्होंने इस तरह की जो पॉलिसीज बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचनाएं की और उसके अगेंस्ट में बोला। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey। और उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश आर्मी में या ब्रिटिश कहेंगे कि कोर्ट्स में आर्बिट्री सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, forced to law as including laws of justice। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in the colonial courts। और 19th century आते आते इंडियन लीगल प्रोफेशन मीन्स प्रोफेशन एज अ किससे, एक वकील के तौर पे प्रोफेशन यहाँ पे शुरू हो गया था, एक लॉयर के जैसे इंडिया में भी शुरू हो गया। और उन्होंने डिमांड रखनी शुरू की कॉलोनियल कोर्ट्स में कि जैसे ब्रिटिशर्स को रेस्पेक्ट मिलता है वैसे ही इंडियन जो चाहे वो इंडियन लॉयर हो उसको भी इक्वल ही उतना ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। और इसलिए क्यों, इसकी किस मदद ली, उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉस कानून की मदद ली, कि तभी ब्रिटिशर्स मानेंगे वरना ब्रिटिशर्स तो मानते ही नहीं। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जो रूल ऑफ लॉ है वो कौन लेके आए, ब्रिटिश लेकर आए, ये चीज गलत, वो नहीं लेकर आए, बल्कि जो हमारे इंडियन जो लीडर्स थे, इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वही यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लेकर आए। With the adoption of constitution, this document served as the foundation of which our representative began making laws for the country। Every year, our representative pass several new laws as well as amend exist one। अब हम हर साल क्या करते हैं, हर साल देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स बैठे हुए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुनकर कहाँ भेजा है, संसद में जब भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, वो नए नए रूल्स बनाते और कई बार उन रूल्स को अमेंड भी करते। अमेंड का मतलब है चेंज करना, जो एग्जिस्टिंग है मतलब जो भी चल रहे हैं उनमें बदलाव भी लाए जाते हैं ना, अमेंडमेंट्स भी लाए जाते हैं। इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्लास 6 के बुक में आपने पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बारे में। और उसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल son, daughter and their mothers can get an equal share of family property। इस रूल के अंदर क्या हुआ कि चाहे कोई बेटा हो, बेटी हो, उसकी माँ हो, उसको अपने मतलब एक बेटी को अपने पिता की प्रॉपर्टी में मतलब फादर की प्रॉपर्टी में, बेटे को फादर की प्रॉपर्टी में, उसकी माँ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा। अब वो ये नहीं कह सकते कि बेटे को ही मिलेगा, बल्कि हर को, चाहे बेटी हो या बेटा या उसकी माँ, सभी के लिए क्या है, इक्वल शेयर है उसकी प्रॉपर्टी। Similarly,
New laws have been enacted to control pollution and provide employment. और उसी तरह से न्यू रूल्स कैसे आए जिसमें का पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, तो ये नए रूल्स में अमेंडमेंट्स करके ये बदलाव किए गए. How do people come to think and purpose that a new law is necessary? You will read more about this in the next section. अब किस तरह से ये आया कि लोग किस तरह से जागरूक हुए कि कैसे उन्होंने सोचा कि इसलिए नए रूल्स, क्या पर्पस था सोचने का कि नियम में नए नए रूल्स आने चाहिए, लॉज जो है उनमें अमेंडमेंट्स होना चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे. हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कि जो नए रूल्स हैं वो कैसे आते हैं, उसके बारे में नहीं हम पढ़ेंगे कि नए जो रूल्स हैं वो किस तरह से आते हैं. द पार्लियामेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस. पार्लियामेंट एक कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन रूल्स को बनाने में. इसके कई अलग अलग तरीके हैं जिससे कि ये रूल्स बनाए जाते हैं. And it is often different groups in society that raise the need for a particular law. और हमारी सोसाइटी में ऐसे अलग अलग तरह के कई ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि इस तरह का कि क्या नया रूल किसके लिए आना चाहिए. तो अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग फोरम्स पे सोसाइटी के द्वारा इसकी डिमांड की जाती है, अपनी आवाज उठाई जाती है. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by the people. पार्लियामेंट का एक जरूरी पार्ट ये भी है कि लोगों के प्रति संवेदनशील में सेंसिटिव होना चाहिए उसको कि लोग क्या प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द attention of parliament and the process adopted for this issue to become law. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी बोर्ड दिया है, स्टोरी को रीड करेंगे जिसमें क्या कहा गया है, किस इश्यू को हाईलाइट किया गया है, डोमेस्टिक वायोलेंस को, और किस तरह से डोमेस्टिक वायोलेंस उसके अगेंस्ट में जाकर एक रूल बना, एक लॉ बना, कैसे बना, इस इश्यू को उन्होंने हाईलाइट किया है. तो स्टूडेंट्स, वी विल रीड about this in the next video. We will continue this chapter in the next video.